बॉलीवुड की रंगीन और चकाचौंध दुनिया के पीछे क्या हिंदुस्तान की असल रूह, उसकी पहचान आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है? ये सवाल आज बहुत अहम हो चुका है और आज हम इसी की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा ये तज्ज़िया मारूफ लिखारी राफिया ज़करिया के उस कॉलम पर मबनी है जो हाल ही में डॉन.com पर शाया हुआ है, जिसका उन्वान है हिंदुस्तान हिंदुत्व कैसे बना। और ये इसलिए ख़ास है क्योंकि ये एक फ़िल्म और हिंदुस्तान में होने वाली एक बड़ी समाजी तब्दीली के बीच एक गहरा रिश्ता दरियाफ्त करता है। हम आपके लिए लाते हैं किताबों का निचोड़, वायरल मौज़ूआत और वो खबरें जिन पर बात होनी चाहिए। पढ़ने वाले हम, सुनने वाले आप। तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? शायद एक ऐसी जगह से जहाँ से कोई उम्मीद भी ना करे। सिनेमा के अंधेरे से, एक नई बॉलीवुड फिल्म से। एक ऐसी फिल्म जिसने एक सीधा सा सवाल उठाया और उस सवाल ने एक बहुत बड़ी बहस का दरवाज़ा खोल दिया। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। बज़ाहिर ये एक एक्शन फिल्म लगती है, लेकिन इसका प्लॉट थोड़ा मुतनाज़ा है। ये फिल्म कराची की 1990 की दिहाई की गैंग वॉर्स को, जो कि एक मकामी मसला था, उसे आगे चलकर मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों से जोड़ देती है। ये एक ऐसा बयानिया है जो तारीख से ज़्यादा सियासत से मुतासर लगता है। इसी फिल्म को देखने के बाद मुसन्निफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा, जिसने एक तूफान खड़ा कर दिया। हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? और ये सिर्फ एक फिल्म पर तबसरा नहीं था, बल्कि एक बड़े रुझान की तरफ इशारा था जो उन्हें महसूस हो रहा था। मुसन्निफा इस फ़र्क को वाज़े करती हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में शाज़ो नादिर ही कोई हिंदुस्तानी किरदार विलन के तौर पर नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ हालिया इंडियन सिनेमा में एक जुनून सा है कि पाकिस्तानी और मुसलमान किरदारों को बस एक ही रंग में दिखाया जाए, मनफी, खतरनाक और जिनका मकसद सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है। और यहीं पर एक अजीब सा तज़ाद सामने आता है। एक तरफ तो बॉलीवुड टेक्निकली तौर पर इतना आगे जा रहा है, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग सब आलमी मेयार का है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात मुसलमान किरदारों की आती है तो ये अचानक फिक्री तौर पर पीछे क्यों चला जाता है? इनकी तस्वीर इतनी पुरानी और पसमानदा क्यों होती जा रही है? अब हुआ ये कि मुसन्निफा के इस सवाल का जवाब दलील से नहीं, बल्कि ऑनलाइन नफ़रत, गालियों और धमकियों के एक सैलाब से मिला। उनके लिए तो ये शदीद रद्द-ए-अमल ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका सवाल बिल्कुल दुरुस्त था, और ये कि हिंदुस्तान में कौम परस्ताना गुस्सा और अदम बर्दाश्त किस हद तक बढ़ चुकी है। तो अब बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही। चलिए देखते हैं कि ये रुझान सिनेमा से निकलकर असल दुनिया की सियासत और मायशत पर कैसे असर डाल रहा है, क्योंकि इसके नतायज सिर्फ सकाफती नहीं बल्कि बिल्कुल ठोस और अमली हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म धुरंधर हिंदुस्तान में तो अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन कई खलीजी ममालिक ने इसके मवाद की वजह से इस पर पाबंदी लगा दी है। और ये एक बड़ा माशी झटका है, क्योंकि खलीजी ममालिक बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां लाखों जनूबी एशियाई रहते हैं। ये सब कुछ हमें इस तज्ज़िये के सबसे बुनियादी सवाल की तरफ ले आता है। आखिर हिंदुस्तान, जिसे कभी दुनिया भर में एक कामयाब सेक्युलर जमहूरियत माना जाता था, प्रोपेगेंडा, नफ़रत और गलत बयानी के इस गहरे गड्ढे में कैसे जा गिरा? इस सवाल का जवाब कोई अचानक नहीं मिल जाता। इसके लिए हमें एक बहुत बड़े और पेचीदा नेटवर्क को समझना होगा, जिसे एक अहम तहकीकी प्रोजेक्ट ने हाल ही में बेनकाब किया है। हिंदुस्तान के एक आज़ाद और मोतबर न्यूज़ मैगज़ीन द कारवां ने पेरिस के एक तहकीकी इदारे सेरी साइंस पो के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है सीइंग द संग। ये प्रोजेक्ट उस तब्दीली के पीछे जो असल कुव्वतें हैं उन्हें समझने में हमारी मदद करता है। इस तहकीक का मरकज़ है RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये 1925 में बनाई गई एक तंजीम है जो हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्ती की सबसे बड़ी और पुरानी अलंबरदार है, और इसका नज़रिया है हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। RSS की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश की जाती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसे दुनिया की सबसे बड़ी NGO कहते हैं जो समाजी खिदमात अंजाम देती है, लेकिन सीइंग द संग प्रोजेक्ट की तहकीक इसे तारीख का सबसे बड़ा इंतहा पसंद दाएं बाजू का नेटवर्क करार देती है। ये फ़र्क वाकई हैरान कर देने वाला है। सरकारी तौर पर RSS ये कहती है कि उसकी तकरीबन 3 दर्जन यानी 36 के करीब ज़ैली तंजीमें हैं जो अलग अलग शोबों में काम करती हैं।
یہ وہ کہانی ہے جو عوام کو سنائی جاتی ہے۔ لیکن دی کاروا کی تحقیق ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے لاتی ہے۔ وہ دکھاتی ہے کہ RSS کا نیٹ ورک درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی تنظیموں پر مشتمل ہے جنہیں سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یہ ایک جال کی طرح پورے ہندوستان میں ہر شہر ہر گاؤں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس بڑے نیٹ ورک کی سرگرمیاں صرف سماجی کاموں تک محدود نہیں۔ تحقیق کے مطابق ان میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے ہجوم اکٹھا کرنا، مساجد کو نقصان پہنچانے کی مہم چلانا، مسلم ناموں والے شہروں اور سڑکوں کے نام بدلنا اور عام مسلمانوں کو روزمرہ کی زندگی میں ہراساں کرنا شامل ہے۔ یہ نیٹ ورک صرف تنظیموں کا ایک گروہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور طاقتور نظریاتی قوت کام کر رہی ہے جو معاشرے کی جڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ اب ذرا اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا پر تحقیق کرنے والے ایک مشہور فرانسیسی اسکالر ہیں کرسٹوف جیفرولوٹ۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوتوا کو اکثر صرف BJP کی سیاست سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نسلی مذہبی تحریک 1925 میں RSS کے بننے کے بعد سے ہندوستانی سول سوسائٹی میں بہت گہری جڑیں بنا چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کا اثر صرف سیاست تک نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے ہر سماجی اور پیشہ ورانہ شعبے تک پہنچ چکا ہے، اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک اور کاروبار سے لے کر ثقافت تک، اور اب تو یہ بیرون ملک مقیم ہندوستانی کمیونٹی کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور اب ہم واپس اسی نقطے پر آتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، بالی ووڈ۔ جب کوئی ایک نظریہ پورے معاشرے پر اس قدر حاوی ہو جائے تو باصلاحیت سے باصلاحیت فلم ساز بھی اکثر ایسا مواد بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس نظریے میں فٹ ہو۔ ایسے ماحول میں اصل فن اور تخلیقی صلاحیت دب کر رہ جاتی ہے۔ آخر میں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری سماجی اور سیاسی تبدیلی کی قیمت کیا ہے؟ جب کوئی معاشرہ نفرت کو اپنی بنیاد بنا لے تو اسے کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ رافیہ زکریا کی کالم کا مرکزی خیال یہی ہے کہ نفرت کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کرتی ہے، سماجی تانے بانے کو توڑتی ہے اور ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن اور دلچسپ بات بھی ہے۔ کالم کے مطابق دھرندھر دیکھنے والے کئی ہندوستانی ناظرین نے فلم کے ہیرو یعنی انڈین ایجنٹ کے بجائے ولن یعنی پاکستانی کردار رحمان ڈکیت سے زیادہ تعلق محسوس کیا، شاید اس لیے کہ اس کردار میں زیادہ گہرائی تھی۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ہے، چاہے کوئی شعوری طور پر مانے یا نہ مانے، انسانی فطرت سچ اور جھوٹ میں فرق پہچان لیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔